इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट की। देखिए पॉक्सो एक्ट होता क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा, सिंपल शब्दों में। देखिए पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। मतलब जो यौन उत्पीड़न होता है बच्चों के साथ जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। जिसने अपराध किया है उसमें पॉक्सो एक्ट उस पर लग जाता है और उसको सज़ा मिलती है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जेंडर न्यूट्रल होता है। मतलब जो बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो पॉक्सो एक्ट में वो काउंट होगा और उसमें जो अपराधी है उसको सज़ा जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दी जाएगी। जो एफआईआर होगी वो पॉक्सो एक्ट में होगी उसके ऊपर। उसमें देखिए एक तो हमने बात की पहले पॉइंट में कि जो उम्र है विक्टिम की जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी उम्र 18 साल से कम हो। लेकिन जो अपराधी है अगर उसकी उम्र भी 18 साल से कम हो तो फिर क्या होगा। देखिए उसकी उम्र 18 साल से कम भी हो सकती है जिसने अपराध किया है, 18 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी उम्र तो 18 साल से कम होगी, तभी पॉक्सो एक्ट लगेगा। लेकिन जिसने अपराध किया है, जो अपराधी है, जो अक्यूज़ है, उसकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो वो जो केस है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में जाएगा और इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही होंगी। और जो बेल वगैरह की जो ज़मानत की अर्ज़ी होती है वो भी इसकी जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो कोर्ट बनी होती है उसी में होगी। लेकिन अगर कोर्ट ये देखती है कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत ही गंभीर तरीके से जो अपराध हुआ है और जो अपराधी है उसकी उम्र भी लगभग 18 साल के करीब है, 15 से 18 साल है, तो अगर वो चाहें तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं केस पॉक्सो एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट बनाई जाती हैं प्रत्येक ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर फॉरवर्ड की जा सकती है। इसमें एक ख़ास बात और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी अपील होती है बेल एप्लीकेशन वगैरह की, जिसमें अपराधी अपनी ज़मानत की अर्ज़ी लगाता है, अपील हमेशा पॉक्सो एक्ट की स्पेशल अदालत में चलती है। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ही क्यों ना मामला हो, अपील इसकी जो है वो पॉक्सो एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट होती है वहीं पर होगी। और इसमें जो तीसरा है पॉइंट कि एफआईआर जो होती है इसकी जो अलग अलग धाराएं होती हैं पॉक्सो एक्ट की, जैसे 3/4 है या 7/8 है या 11/12 है, तो इस तरीके से उसमें एफआईआर होती है। और बेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर उम्र 18 साल से कम है अपराधी की तो बेल एप्लीकेशन और बाकी जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो जो स्पेशल कोर्ट बनी होती है हर ज़िले में पॉक्सो एक्ट के लिए वहाँ पर चलेगी। इसमें फोर्थ जो पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन का, सूचना का। इसमें ये एक ख़ास तौर पर ये पॉइंट बनाया गया है कि अगर किसी को ये नॉलेज है, किसी को ये पता है कि किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा मतलब अपराध हुआ है, किसी ने ऐसा अपराध किया है और किसी और व्यक्ति के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी सूचना है, तो उसको तुरंत पुलिस को ये बताना होगा। ये मस्ट है। मान के चलिए कोई संस्था की बात कर लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं और वहाँ पर किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता है, तो उस संस्था का जो मेन होता है उसको, जो मुख्य कोई भी संचालक है, उसको बताने की ये मतलब बाउंड है वो कि पुलिस को उसको सूचना देनी ही पड़ेगी। अगर वो ऐसी सूचना नहीं देता है जो उसके पास है, ऐसा कोई अपराध हुआ है बच्चे के साथ, तो उसको भी सज़ा हो सकती है। अब पांचवा पॉइंट बात कर लेते हैं कि विक्टिम की जो स्टेटमेंट होती है, विक्टिम के जिसके साथ अपराध हुआ है उसके साथ उसके जो बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट या पुलिस के सामने जब होते हैं तो उसके जो गार्जियंस होते हैं उनकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं या उसके कोई ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन पर बच्चा ट्रस्ट करता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ जो कि पॉक्सो एक्ट में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। देखिए 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब जो 6th पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है मेडिकल का, कि मेडिकल जो जांच होती है सेक्शन 27 में बताया गया है पॉक्सो एक्ट में कि जो मेडिकल जांच होगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके लिए किसी भी एफआईआर का होना ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी उसके बाद ही आप जांच करवा सकते हैं।
अगर आपने कंप्लेंट कर दी है, कोई अपराध ऐसा हुआ है विक्टिम के साथ, तो मेडिकल जांच आपको तुरंत करवानी होती है। 7वां जो पॉइंट है कि देखिए हर ज़िले में एक स्पेशल पॉक्सो एक्ट की, मतलब पॉक्सो वाले केसेस की जो है एक कोर्ट बनाई जाती है एज़ पर जो ऑर्डर्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कि एक अगर 100 केसेस हैं तो 100 केसेस के लिए एक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट की होनी चाहिए। तो अभी तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कुछ जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर पॉक्सो एक्ट की एक से ज़्यादा मतलब कोर्ट्स हैं। यहाँ पर फास्ट ट्रैक के रूप में ये काम किया जाता है, और जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जितने भी केस हैं वो इनकी जो स्पेशल अदालतें होती हैं, स्पेशल कोर्ट होती हैं, वहीं पर इनके केसेस जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती हैं। अब सेक्शन जो 29 है इसमें 8 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखिए क्या है कि इसमें अपराधी अपने आप को बेकसूर साबित करेगा। बाकी जो पहले लॉ है, जो इंडिया का जो लॉ है, उसमें क्या होता है कि जब तक अपराधी को उसका अपराध जो है प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो बेकसूर माना जाता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट में रिवर्स है, उल्टा है। यहाँ पर जब एक बार किसी अपराधी की कंप्लेंट हो गई, उस पर एफआईआर हो गई पॉक्सो एक्ट में, तो उसमें फिर प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेनेंट को, जो जिसने कंप्लेंट करवाई है, उसका दायित्व नहीं है उसको अपराधी साबित करने का। वो तो जो उनके प्रूफ हैं उनके पास वो तो देंगे ही अदालत में, लेकिन जो अपराधी है उसको सज़ा तब नहीं मिलेगी जब वो अपने आप को बेकसूर साबित कर देगा। अगर वो अपने आप को बेकसूर साबित ना कर पाया तो उसको सज़ा मिलना तय है। तो इसमें उल्टा है, इसमें पहले दिन से ही मान लिया जाएगा कि अपराधी ने अपराध किया है। अब अगर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर देता है कोर्ट में तो उसको बेकसूर मान लिया जाएगा और सज़ा नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ उसको अपराधी माना जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी। इसीलिए ये देखा जाता है कि जो पॉक्सो एक्ट के केसेस होते हैं उनमें जो सज़ा का प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अपनी बेकसूर मतलब अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता है, इतने संसाधन ही नहीं होते हैं उसके पास। तो जो 9 पॉइंट है वो है इंटेंशन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन जो 10 है उसमें इंटेंशन की बात की गई है कि जो इंटेंशन है वो भी देखा जाएगा कि उसका दोषी का इरादा था या नहीं था। अब इरादे के लिए इसमें उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बात की कि बेकसूर साबित करना पड़ेगा अपराधी को, यहाँ पर भी इंटेंशन बतानी पड़ेगी अपराधी को, जो अक्यूज़ है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है पॉक्सो एक्ट में, कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। अगर वो ये साबित कर देता है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, अगर वो साबित कर देता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था तो उसको अदालत देखेगी। अगर वाकई में वो साबित कर देता है कि उसका इरादा कोई ऐसा नहीं था अपराध करने का तो उसको बेकसूर माना जाएगा, अदरवाइज़ उसको अपराधी माना जाएगा। हालांकि इसमें जो है सज़ा का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। पॉक्सो एक्ट का बहुत ख़तरनाक धारा है, बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ अपराध होता है, तो इसलिए ऐसा जो है एक्ट बनाया गया है। जब बच्चों की उम्र, जिस बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर उसके साथ ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पॉक्सो एक्ट लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी चीज़ें। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। शुक्रिया, धन्यवाद।